आपका सलाइन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हेडिंग डाल लो, सलाइन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये एक हम मान के चलते हैं कि एक हमारा बेस होता है। और बेस सेंस मतलब इससे काफी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमको एक कह सकते हो जिस्ट के फॉर्म में हमको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग यहाँ से करना शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो इसमें फीचर है, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डाल के लिखो, फिर एक एक करके मैं समझाऊंगा क्या है, कुछ जो बातें लिखनी होंगी वो लिखते जाना साथ में। तो सबसे पहला आप लिखेंगे यहाँ पर लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहला आप लिख दो लेंदिएस्ट आपका, ठीक है, लेंदिएस्ट आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंदिएस्ट रिटन आपका कॉन्स्टिट्यूशन। एक ये छोटी सी हेडिंग डाल दो, लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स यहां पर यह हुआ कि हमारे पूरी दुनिया में के साथ भी अगर हम कंपेयर करें तो आज की भी डेट में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंदिएस्ट माना जाता है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1950 में जो टोटल नंबर ऑफ हमारे आर्टिकल्स थे वो आपके 395 आपके आर्टिकल थे। ठीक है, जैसे कि इस स्लाइड में भी यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला कि टोटल जो है आपके 395 आर्टिकल्स थे। ठीक, और आज जैसे मैंने बताया था कि 460 प्लस में आपके आर्टिकल्स हैं। ठीक, और इनके बहुत सारे हमारे क्या है सब पार्ट्स भी हैं, तो वो इसको बहुत लेंदियस्ट और बहुत डिटेल में आपका एक चीज इसको बताया जाता है। ठीक है, एक चीज तो हमारी ये हो गई। दूसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे वो पार्लियामेंट को उनकी पावर्स को लेकर हो, उनकी जुरिडिक्शन को लेकर हो, चाहे जुडिशरी की पावर हो, जुरिडिक्शन हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी आपकी हो, लेजिस्लेटिव बॉडी आपकी हो, सबके बारे में बहुत कह सकते हो कि डिटेल में जाके जो है वो हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो हमारे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक फीचर है जो हमको बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा क्या करता है, आपका अलग करता है। ठीक, अच्छा, अब यहां पर लिखना इसी के अंदर सब हेडिंग के मतलब इस हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग बना के लिखो। इसमें लिखो 4 फैक्टर्स, ऐसे लिखना 4 आपका फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, उसके आगे लिखो 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर दिस लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या सिंपल लिख दो फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर दिस लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको क्या कहते हैं, हमको इतना लेंदिएस्ट बनाने में टाइम लग गया, और टाइम भी कितना लगा, ये फिगर हमेशा रखना 2, 11, 18। अब ये क्या चीज है भाई, लगभग 2 साल 11 महीने, 11 months, हाँ, और 18 days। 18, हाँ, इतना टाइम हमको लगा। इसका अब इसमें भी बहुत डिटेल है, इसमें भी हम लोग अलग से एक क्लास करेंगे कि भाई कितनी रीडिंग की गई, कितने अमेंडमेंट उस समय किए गए, और बड़ी बड़ी डिटेल में इसमें जो है बहस आपकी हुई थी। ठीक है, और तभी हमारा इतने प्योरीफाइड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बन के तैयार हुआ। तो क्या क्या 4 फैक्टर्स थे उसको एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछे आ सकते हैं। सबसे पहला लिखो ज्योग्राफिकल फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर जो रहा हमारा वो लिख दो जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल आपका फैक्टर। ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हम अभी की बात करें करंट टाइम की, हमारे आउट ऑफ 28 स्टेट्स, जो हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, जैसे कि जो पूरा आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इधर उत्तराखंड, सिक्किम और 7 सिस्टर्स आपके हो गए, वेस्ट बंगाल का ऊपर का जो दार्जिलिंग का पार्ट है वो हो गया, हमने उनको स्पेशल स्टेटस दे रखा है क्योंकि उनकी जोग्राफिकल कंडीशन कुछ अलग तरीके की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने क्या कर रखा है, उनको स्पेशल प्रिविलेज दे रखे हैं, कुछ हमने ऐसी चीजें दे रखी जो बाकी स्टेटों को नहीं दी गई है। ठीक है, और इसी तरीके से जो है हमारे यहाँ जो अलग अलग टाइप के क्लाइमेट हैं, अलग अलग टाइप के आपके जोग्राफिकल फीचर्स हैं, उसके बेसिस पे कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं जिससे वो वहाँ की चीज़ों को हैंडल कर सके। वो कैसे क्या दे रखे हैं धीरे धीरे समझ में आएगा आगे। ठीक है, दूसरा आपका सेकंड जो है वो लिखो हिस्टोरिकल फैक्टर। ठीक है, सेकंड आपका जो है वो है हिस्टोरिकल आपका फैक्टर। ठीक, अब हिस्टोरिकल फैक्टर कैसे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे,
या अगर आप और उससे पीछे जाओ तो हमारे यहाँ क्या थे, आपके मुगल्स थे, आपके मराठास हो गए, या और उससे पीछे गए तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, है ना, या उससे और पीछे गए अगर आप एंशियंट में चले गए तो गुप्ता पीरियड आपका हो गया, ठीक है, मौर्यन पीरियड आपका हो गया। तो हिस्टोरिकल फैक्टर एक ये बताता है कि वहाँ की जो इवोल्यूशन हुआ वहाँ के लोगों का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक अलग ढंग से हुआ है। तो इस वजह से हमने उनको स्पेशल जो है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, हमने स्पेशल प्रोविजंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट में जो आपके सेवन सिस्टर्स हैं, और ध्यान रखना सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता है। तो सेवन सिस्टर में जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, हमने उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को, कई चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका पंचायती राज, पंचायती राज सिस्टम पूरे भारत पर है, बट नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे ट्राइबल आपके क्या हैं, वहां पर ट्राइबल ऐसे उनके एरियाज हैं जहां पर उनके ट्राइबल लॉज चलते हैं, या ट्राइबल जो उनके चीजें हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वहां पर हम फिर पंचायती राज सिस्टम को जबरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, वहां पर उनका पहले से ही क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, ठीक है। पंचायती राज का भी यही मकसद होता है कि क्या करना, पावर को डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है। तो वहां पर आपकी ऐसा चीजें नहीं है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। थर्ड आपका जो रीजन है इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिखो आपका इसमें ऐसे लिख लो, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। फॉर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट। अब ये सुनने में लगेगा कि कौन सी नई बात हो गई भाई। अभी आप इसको कंपेयर करो किससे, आपके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जाओ तो वहां आपको आपको दो तरीके की सिटीजनशिप देखने को मिलती है। एक यूएसए की सेंटर की अपनी अलग है, और जो वहां 50 स्टेट है उनकी अपनी एक अलग सिटीजनशिप है। वहां पे हर स्टेट में जो लॉज हैं, नॉट इवन सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ भी वहां पर अलग अलग देखने को मिलते हैं। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लेंथेस्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें हर एक स्टेट की जो वेरिएशन है वहां के लोगों का, उसके बावजूद वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करें, फॉलो अप करें। इसलिए आप देखो कि हमारे यहाँ जो है डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ सेंट्रल स्टेट का एक ही पासपोर्ट इश्यू होता है। ऐसा नहीं कि उनको अलग होगा, कि महाराष्ट्र के लोगों को अलग टाइप का पासपोर्ट हो रहा है या यूपी के लोगों को अलग टाइप का पासपोर्ट हो रहा है। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बड़ा आसान इसलिए हो गया क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ में जाके लेंथीएस्ट वे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर की अपनी पावर डिस्क्राइब की है और स्टेट की अपनी पावर डिस्क्राइब की है। और ये भी डिस्क्राइब किया है कि भाई कब सेंटर जो है वो स्टेट के ऊपर भी क्या कर सकता है, ओवरसीड कर सकता है, ठीक है। तो ये एक लेंथीएस्ट बनाने का हमारा मकसद था। फोर्थ आपका लिखो, जो फोर्थ रीजन बताया जाता है अ, वो लिखो डोमिनेंसी, DOMI, ठीक है। डोमिनेंसी, डोमिनेंसी ऑफ डोमिनेंसी ऑफ डोमिनेंसी ऑफ लीगल रेमेडीज, ठीक है। डोमिनेंसी ऑफ लीगल डोमिनेंसी ऑफ लीगल रेमेडीज, और ऑब्लिक करके लिख देना आपका रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ रूल ऑफ लॉ, डोमिनेंसी ऑफ लीगल रेमेडीज, ऑब्लिक करके लिख दो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ा सा फिलोसफिकल चीज है जो फोर्थ वाला है, लेकिन इसका मीन्स ये है कि इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ऑब्जेक्टिव ये रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कि एट लास्ट आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट या रीजन के हो, सिर्फ और सिर्फ आप रिच हो या पुअर हो, यहाँ सिर्फ जो है वो रूल ऑफ लॉ चलेगा। और इसलिए इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि एक एक आर्टिकल को इलाबरेट किया गया है कि कहीं भी किसी भी स्टेज में किसी पर्सन को ये ना लगे कि भाई मेरे साथ जो है वो अनइक्वालिटी हो रही है, आइदर इन द फील्ड ऑफ द क्या कहते हैं, पब्लिक सर्विस, और आइदर इन द फील्ड ऑफ द जुडिशरी, और आइदर इन द फील्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कहते हैं कि चार ऐसी वजह थी जिनकी वजह से इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका बना, ठीक। अब इसमें जो दूसरी चीज है जो याद करने वाली है, वो ये वाली है जो सबसे आखिरी मैंने शायद रखा था, ये वाला कि भाई किस पार्ट में
आपका कौन सा सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट के अंदर किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है। ठीक है, तो एक इसको कोशिश करना इस पूरे एक चार्ट को मगअप करने की। मैंने देखा है कि आजकल आपके यूपीएससी के एग्जाम में इस चार्ट से क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। जैसे वो पूछ लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका पूछ लेंगे कि जो आपकी ट्राइब्यूनल्स होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो पूछ लेंगे कि जो आपकी ये ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल्स जो होती है, वो बताओ किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आती है या किस पार्ट में आपके आती है। ठीक है, और आज भी मैंने देखा है कि सीडीएस जैसे एग्जामों में इतना मतलब नीचे की तरफ पार्ट में तो नहीं जाते हैं, लेकिन एट लास्ट पार्ट कह सकते हो कि आपके ये 10 तक जो है वो मैंने देखा है उनको पूछते हुए कि बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी किस पार्ट में आती है। ये अभी आपके एड ऑन किया गया तो 9B में आपकी आती है। या पूछ लेंगे आपके जो फंडामेंटल राइट्स आपके आते हैं वो किस पार्ट में, या फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आपके आते हैं। ठीक है, तो वो फिर ये इसी का पार्ट हो गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हमारा ये चीज होगी। ठीक, किताब ले ली थी क्योंकि फिर साथ साथ में पढ़ते भी जाना। सर ठीक, किताब मुझे सर ऑनलाइन मिल नहीं रही और सर बुक स्टोर में अवेलेबल नहीं है सर। सर और जो मुझे ऑनलाइन मिल रही है वो सर 3 और 4 सेट बुक्स है सर एग्जैक्टली। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ, पहले मैं भी देखता हूँ ऑनलाइन में मेरे पास, मैं देखता हूँ बताता हूँ फिर आपको। चलिए ओके। दूसरा हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो लिखो। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा पीडीएफ में, ये इसके फीचर्स जो हैं। ड्रॉन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, वेरियस ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब जब आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वही जब 2011-18 में टाइम चल रहा था हमारा, तो कई लोगों ने जो उस समय के सीए में थे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोग थे, उन्होंने ये बोला कि ये जो हम चीजें अलग अलग कंट्री से क्या कर रहे हैं, आपका विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे फॉर मैं एक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये मैं शेयर कर दूंगा। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी हो गई, इसको मैं लिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा हमका, मैं आपको शेयर कर दूंगा फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ सर ये सुप्रीम। वही है ना जिसमें ये लोग मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक मैनी पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हाँ, मैनी फीचर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। फीचर्स। ठीक है, तो वो चीज है, वो मैं शेयर कर दूंगा, उसको एक बार मगअप कर लेना क्योंकि वो एग्जाम में बहुत बार आता है कि बताओ इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है या अमेंडमेंट प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, वो कंट्रीज के नाम आजकल पूछते हैं। ठीक है, और अगर सिंगल पूछेंगे तो मैच द फॉलोइंग पूछ देंगे, एक तरफ आपको फीचर्स दे देंगे और राइट हैंड साइड पे क्या दे देंगे, आपको कंट्री दे देंगे मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये मैंने देखा यूपीएससी में आजकल इन्होंने कर दिया है। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम माने कि हमारा जो ओवरऑल 100% जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो 395 आर्टिकल है उसको हम 100% मान लेते हैं, उसमें लगभग लगभग कहा जाता है कि 60% जो आपके प्रोविजंस हैं यानी कि जो आर्टिकल्स हैं जो पार्ट हैं, वो एक ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उससे लिया गया है। यानी कि 395 आर्टिकल में से कह सकते हो कि मोटा मोटा आपके 200 या 210 आर्टिकल के करीब जो हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और बाकी रिमेनिंग जो हमारा 40% हमारा जो आर्टिकल है, वो फिर जो ये आपकी कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरिश यानी कि आयरलैंड हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जर्मनी, यूएसएसआर जिसको आज हम रशिया बोलते हैं, फ्रांस हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और जापान, इन सब ने हमने रिमेनिंग पार्ट आपका जो 40% कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने यहाँ से लिया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चंस जो बनते हैं इस वाले पार्ट से, वो यही बनते हैं कि क्या चीजें हमने कहाँ से ली है। देखो यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में तो ये वाला पार्ट नहीं आता है, सिविल सर्विसेज के लिए उनको लगता है, उनके जो एग्जाम मेकर है कि भाई ये बहुत बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लेकिन एसी में और सीडीएस में मैंने देखा है आज भी इतने साल बीतने के बावजूद भी ये क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसलिए इसको एक बार जो है वो मगअप आपको करना है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज वाला पार्ट में ये लिस्ट तैयार कर लेना। ठीक है, मैं भेज दूंगा उसको, अपने लिखना जरूर अपने हाथों से, खाली उसके भरोसे मत बैठना पीडीएफ में। ठीक, तो एक दूसरा सोर्स, दूसरा चीज हमारी यहां पर ये हो गई। अच्छा, अब यहां एक मिनट अगर हम चलें वापस सीए की मीटिंग में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो मीटिंग है, उसमें यही कहा गया है कि भाई ये जो चीजें हैं आप ले रहे हो, क्या हमारी गवर्नमेंट या हमारी जो पॉपुलेशन है आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या उस चीज को या उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर पाएगी।
तो जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने यही बोला कि भाई ये जो सारी चीजें हम ले रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ये सारी चीजें जो हैं वो किससे इंस्पायर हैं? नेचुरल लॉ से इंस्पायर है। अब ये क्या भाई बला हुई, नेचुरल लॉ हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। तो फिर से वही फिलोसफिकल वर्ड है, इसको समझा देता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें किसकी, आपके फंडामेंटल राइट्स की, एफआर की, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो हमने यूएसए से लिया है। अब यूएसए ने भी जो ये फंडामेंटल राइट्स का एक जो स्ट्रक्चर तैयार किया था, वो किसी रिलीजियस बुक पर नहीं था, नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजियस बुक। जैसे उनकी बाइबल हो गई या सो कॉल्ड कोई भी अगर ऐसा रिलीजियस बुक है, उस पर बेस्ड नहीं था। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको ये बात समझ में आ गई थी उस समय कि भाई जो चीजें हम इन कंट्रियों से ले रहे हैं वो किसी रिलीजियस बुक पे बेस्ड नहीं है, ये नेचुरल लॉ पे बेस है। अब नेचुरल लॉ का मतलब क्या हुआ? सिंपल लॉजिक है कि भाई जैसे आपका सन का जो इंसुलेशन आपका होता है हमारी अर्थ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर, जिसपे हम लोग खड़े हुए हैं, या क्रस्ट बोल सकते हो आप, उस पे जो सन रेस पड़ती हैं, चाहे किसी अमीर का घर हो या गरीब का हो, कोई कोई किसी भी रिलीजन का बिलोंग करता हो, वो रेस बराबर पड़ती है। तो क्योंकि नेचर सबको क्या देखता है? बराबर देखता है। तो इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो यही है कि जो भी सोर्सेज हैं वो सब नेचुरल लॉ के पे बेस्ड है, यानी कि वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो इम्प्लीमेंट सब पर एक जैसे होंगे। वो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखेंगे कि पर्टिकुलर जो है वो इस कास्ट को बिलोंग करता है या रिलीजन को बिलोंग करता है। और ऐसे ही जो हमारा लॉ है, जो जो पहले था हमारा क्या, सीआरपीसी था और आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया। अब आपका क्या बन गया है? आईपीसी बन गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बन गया है, ठीक है। और जो सीआरपीसी है हमारा, वो अब क्या बन गया है? बीएनएसएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है आपका, ठीक है। ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। अब इसका एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं कि सर्च करना कि ये दोनों नाम चेंज कब आपके हुए हैं, ठीक है। तो ये जो आज का हमारा लॉ है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हमारा हो गया है, ये भी किस पर बेस्ड है? नेशनल लॉ पर बेस्ड है। और इसीलिए आप देखो जो कभी मूवीज में या कभी देखा होगा कि कोर्ट में जो आपकी जस्टिस की जो आइडल होती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं न्याय की मूर्ति, उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और हाथों में तराजू होता है। मकसद ये है दिखाने का एक सिंबॉलिक वे में कि भाई जो, बायस बायस हाँ, नहीं है कहीं जो पे। जुडिशरी है वो सामने ये नहीं देखेगा कि कौन किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, और जो उसके तराजू पर जैसा एविडेंस रखा जाएगा हम उसके बेसिस पे क्या देंगे? अपना डिसीजन देंगे। तो होलसम में हम बार बार किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? नेचुरल लॉ, नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ को जस्टिफाई करें। इसीलिए जब अंबेडकर जी ने ये सब चीजें रखी, और जब उन्होंने अपने सीए के दौरान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब डिस्कशन हो रहा था, पूरा आपका जो 2 साल चला आपका, उसमें जब इन्होंने ये बात बोली थी, तो लोगों को पहले बड़ी अटपटी लगी, लेकिन आज इतने साल बीतने के बाद भी वही बात सच हो रही है कि भाई ये लॉ या जो ये प्रोविजन से क्यों चल पा रहे हैं, क्योंकि ये सब नेचुरल लॉ पर बेस्ड है। अब इसके प्रैक्टिकलिटी में हम लोग नहीं जाएंगे। प्रैक्टिकली में आपको बताया कि बुकिश लैंग्वेज कुछ और होती है, और जमीनी हालात जो होते हैं वो कुछ और होते हैं, हमको उसमें जाना नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में वो आना नहीं है। डेली लाइफ में बहुत कुछ ऐसे देखने को मिलता है जो लगता है कि यार ये तो अच्छा खासा क्या दिख रहा है आपको, हर जगह आपको बोलते हैं ना वो हिंदी में भाई भतीजावाद हो गया और डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिला है, बट अब उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरे हमारे फीचर पर, ठीक है। तीसरा फीचर जो है वो आप लिखो, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। शॉर्ट में लिख दो रिजिड, ठीक, रिजिड एंड आपका फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल कैसे है? कि जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई अंडर द आर्टिकल थ्री, अमेंडमेंट्स हाँ, हो जाते हैं सर। 368 हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और स्टेप आगे जो एग्जाम में आ सकता है वो ये कि विच अथॉरिटी डिसाइडेड द डेफिनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने टिक करके आना है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बाकायदा पैरामीटर्स दे रखे हैं कि ये पर्टिकुलर जो फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप
चेंज नहीं कर सकते। आपका मतलब पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट को ही एक्सक्लूसिव राइट है, ना कि स्टेट असेंबलीज को, कि वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज जो हम लोग शुरू में डिस्कस कर लेते हैं, क्या कि जब भी मैं पार्लियामेंट बोलूंगा तो पार्लियामेंट में आपके हमेशा तीन एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, बिना पार्लियामेंट उसके बनता नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यानी कि कोई भी जो बिल होता है, ठीक है, या कोई भी प्रपोजल जब रखा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, जब तक ये तीन लोग उसको पास नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा में रखा जाए तो लोकसभा पास करे, राज्यसभा में रखा गया तो लोकसभा पास करे, और प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करते हैं तब तक वो कोई एक्ट या कानून नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए पार्लियामेंट, जब भी मैं पार्लियामेंट वर्ड बोलूंगा इसका मतलब मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है उसको ये कहा गया है कि भैया तुम ओरिजिनल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करोगे, और ओरिजिनल स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वो कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा एक, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उन्होंने बड़ा एक अच्छा बैलेंस रखा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी है वो पार्लियामेंट पे एक तरीके का नजर रखती है, यानी कि वॉचडॉग का काम करती है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट भी जो है उनको ये अधिकार दे रखा है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज किसी भी तरीके से किसी स्कैम में या करप्शन में इन्वॉल्व है, तो उसको उसके पोस्ट से हटाने का एक्सक्लूसिव राइट क्या है? पार्लियामेंट के पास है। बट वो बहुत लंबा है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे के वॉचडॉग हैं आपके। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है कि एक चेकर आपका होना चाहिए, वरना एक के पास अगर डोमिनेंसी हो जाती है तो बड़े मुसीबत हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो फ्लेक्सिबल और रिजिड का आपको समझ में आ गया है। और इसमें जो अमेंडमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अमेंडमेंट होता है वो आपका तीन तरीकों से होता है। एक होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी, और एक आपका होता है तीसरा तरीका स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट्स। यानी कि 28 स्टेट्स में से मिनिमम आपके 14 स्टेट्स की असेंबली में वो बिल जाएगा और वहां पास होना जरूरी है। अब वो क्या क्या चीजें वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। अब आते हैं अगले फोर्थ फीचर में हम लोग। ठीक, फोर्थ जो फीचर है वो लिखो आपका, फेडरल सिस्टम। हमारे यहाँ जो है वो क्या है आपका? फेडरल, आपका सिस्टम, फेडरल सिस्टम विद विद यूनिटरी पावर। ठीक है, UNITARY, यूनिटरी आपका पावर। ठीक है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी पावर। अब इसका मतलब क्या हुआ? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी पावर का मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ जैसे इस समय हम मानते हैं कि भाई हमारे यहाँ क्या चल रहा है? पीस टाइम चल रहा है। ठीक है, आज अभी का जो टाइम है हमारे यहाँ पीस टाइम है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि पीस टाइम में देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, अच्छी बात है भाई, देनी चाहिए। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक रूम में, है ना, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, कि एक रूम में आपका 28 जो है वो आपके क्या है भाई? बच्चे हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस हैं आपका, और एक आपका जो है उनके ऊपर क्या दे रखा है? आपका मास्टर दे रखा है। ठीक है, या टीचर दे रखा है। तो पीस टाइम पे भाई जो टीचर या मास्टर जो है 28 बच्चों को बोलता है कि भाई तुम्हारा जो मन करे, एक जो मैं तुम्हें पैरामीटर्स दे रखे हैं, इतनी लिबर्टी दे रखी है, उसी रूम के अंदर अपना खेलो, मारो पीटो, आपस में कुछ भी करो, लेकिन ये तुम्हारे पैरामीटर्स हैं। और जब भी मास्टर या टीचर को ये लगता है कि ये 28 बच्चे जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, या इस दीवार को तोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो टीचर या मास्टर हमेशा जो है अपनी डोमिनेंसी दिखा देता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी ऐसी प्रोविजन है कि एक्चुअल पावर जो है वो हमारे सेंटर के पास है, यानी कि पार्लियामेंट के पास है, लेकिन नॉर्मली जो है पावर दे रखी है। अब आप बोलोगे इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हर एक स्टेट को अपने यहाँ जो है क्या बनाने की लिबर्टी है? आपकी स्टेट लॉ। ठीक है, स्टेट लॉ किसके फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ द लैंड, और इन द फील्ड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन ग्रुप C एंड D जॉब्स। ठीक है, तो देखा होगा जैसे हिमाचल है, हिमाचल में जो है वो आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं है कि वहां जाके वो प्रॉपर्टी को परचेज कर सके, क्योंकि वहां की स्टेट असेंबली ने ये लॉ बना रखा है। ऐसे हमारे उत्तराखंड में भी कर दिया है कि एक सर्टेन अमाउंट तक ही आप लैंड परचेज कर सकते हैं, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कर दिया है कि अगर वहां का आपको PCS का एग्जाम देना है, तो एक तो पहले आपका वहीं का डोमिसाइल होना चाहिए, दूसरा अगर डोमिसाइल भी है तो आपको जो एक उनकी मराठी लैंग्वेज है उसका बकायदा वहां पर PCS में पेपर होता है, वो पेपर आपको आना चाहिए, मतलब क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेटों को दे रखी हैं। लेकिन जैसे ही आपका हमारी कंट्री में
अगर कोई कह सकते हो कि मिस मैनेजमेंट हो जाए या जैसे इमरजेंसी हमारे यहाँ लग जाए, उसको भी पढ़ेंगे कि नेशनल इमरजेंसी होती है या फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी होती है, तो सारी पावर किसके पास चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम इस तरीके का दिया है कि भाई नॉर्मल पीस टाइम में हर एक स्टेट अपने हिसाब से काम करे, लेकिन जैसे ही कुछ लगता है कि वो स्टेट आउट ऑफ द कंट्रोल हो रहा है या कुछ ऐसी बातें कर रहा है स्टेट कि वो इंडिया से अलग होना चाहता है, वहां का स्टेट या वहां के लोग ऐसा चाहते हैं, तो भाई सेंटर तुरंत वहां पर क्या कर देता है? अपनी डोमिनेंसी को स्टैब्लिश कर देता है। इसीलिए ध्यान रखना कि हर एक स्टेट में आपकी क्या होती है? ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। और हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विस ध्यान रखना कौन कौन सी है, मेरे ख्याल से पता होगा, ये तीन ही सर्विसेज है। कौन कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज? सर आईएएस आईपीएस। हाँ, एक आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, और एक तीसरा आपका, वो शायद सुना नहीं होगा, आई एफ एफ ओ एस। आईएफएस। हाँ, इंडियन ओके। फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट ओके सर्विस आपकी फॉरेस्ट। होगी। ठीक है, ओके सर। तो आप कहीं भी देखो किसी भी डिपार्टमेंट में जो हेड होता है, इवन जो एसी है, असिस्टेंट कमांडेंट, जो आपकी फोर्सेज है, आईटीबीपी बीएसएफ, उसका जो हेड होता है वो हमेशा एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। 2 साल के लिए बनेगा, 3 साल के लिए बनेगा, फिर वापस अपने कैडर में आ गया, फिर अपने सिटी का डीएसपी बन गया, सॉरी एसएसपी बन गया, एसपी बन गया, है ना? तो ये जो प्रोविजन कर रखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, ये बड़ा सोच समझ के कर रखा था कि भाई ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को ही सब जगह भेजना, कि वो पूरी यूनिटी को प्रेजेंट करें, ना कि इसी स्टेट को प्रेजेंट करें। ठीक है, तो एक हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद अगला आते हैं हम लोग, आपका जो फिफ्थ आपका है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला लिख दो। जितना मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसी से काफी एक दो क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो है आपकी एक जो है हाउस है, क्या आपका? लोकसभा। ठीक है, जिसके सारे मेंबर जो है डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, किससे? बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है? आपका डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। ठीक है, एक चीज तो ध्यान रखना, अब इसको पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी मैं समझा रहा हूं। दूसरा हाउस जो है वो हमारे यहाँ क्या है? आपका राज्यसभा। ठीक है, जहां पर जो उसके मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली क्या होते हैं? आपके इलेक्ट होते हैं, यानी कि हम जो सिटीजन ऑफ इंडियन है वो इनको इलेक्ट नहीं करते हैं, इनका इलेक्शन हम किसी और को करते हैं, वो फिर इनको करते हैं। इसको आप समझ लो इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और फिर हमारे यहाँ जो है, हमारे जो है भाई प्रेसिडेंट साहब। और ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि इनके पास एक जो पावर है वो रबर स्टैम्प की तरह पावर है, क्योंकि वो 99% केसेस में अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। वो किसके कहने पे काम करते हैं? पीएम प्लस कैबिनेट की रिकमेंडेशन के पे काम करते हैं। ऐसा उनका स्ट्रक्चर बनाया गया है। सिर्फ 1% ऐसी चीजें हैं जिसमें प्रेसिडेंट अपने मन की कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, वो भी आपके एग्जाम में पूछी आती है। लेकिन 99% जो है वो एक रबर स्टैम्प की तरह काम करते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हमारे यहाँ कैसा होता है? इनडायरेक्ट आपका होता है, यानी कि उसको भी, जो ये आपका एक्स है, इसको हम मान लेते हैं एक्स को, क्या एक कॉमन मैन, वो इनको इलेक्ट नहीं करता है। तो ये जो कॉमन मैन है ना, तो सर तो राज्यसभा के मेंबर एमपी को इलेक्ट कर एमएलए रहा है। इलेक्ट करते हैं सर राज्यसभा के मेंबर्स को। क्या क्या बोलना, फिर से बोलना। मैं कह रहा हूँ सर इनको तो सर एमपी एमएलए इलेक्ट करते हैं सर नहीं, राज्यसभा के। राज्यसभा के को करते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ एमएलए लेजिस्लेटिव सर। असेंबली। ठीक है, यस सर। ये जो है ये लोग कहलाते हैं एमपी, यानी कि लोकसभा के मेंबर। और राज्यसभा के मेंबर को हम लोग एमपी बोलते हैं। और जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो हमारे उत्तराखंड में जो है टोटल 70 आपके क्या है? आपके एमएलए हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप यूपी की बात करो, तो यूपी में टोटल जो है आपके 400 जो है वो क्या है? वहां पर आपके एमएलए हैं। ठीक है, तो वो लोग करते हैं फिर। और प्रेसिडेंट को जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसका भी कंपोजिशन पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग तो नहीं, कॉमन मैन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या हो गई भाई? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहाँ रखी गई है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि हमने जो अपनी गवर्नमेंट का जो हेड बना रखा है वो प्रेसिडेंट को बना रखा है, लेकिन एक वो सिंबॉलिक हेड है। ठीक है, दूसरी चीज कि जो पीएम प्लस कैबिनेट होते हैं वो दे आर दे आर आंसरेबल इन दी लोकसभा, यानी कि जो भी वो काम करेंगे लोकसभा में उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। अभी उसको भी धीरे धीरे समझेंगे किससे, जब लोकसभा पढ़ेंगे ना तो और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा इसका स्केच समझ लो किस तरीके से आपका है, तो थोड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला आपका लिखो, आपका नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। ये बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट, आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग अपने जुडिशरी की बात करें, तो ध्यान रखना हमारे यहाँ जो सबसे पहला जो कोर्ट होता है, ठीक है, वो होता है क्या कहते हैं, आपका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये सबसे जुडिशरी में हिरार्की में सबसे नीचे वाली कोर्ट होती है। ठीक है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आपका होता है। ठीक, यानी कि जब भी कोई सिटीजन कोई भी लॉ ब्रेक करता है, हाई से हाई क्या हो गया, मर्डर हो गया, और सबसे नीचे मान के चलो किसी को झापड़ मार दिया, किसी की टांग तोड़ दी, है ना, कुछ ऐसा, आप क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। ये तो क्रिमिनल ऑफेंस की बात है। ऐसी सिविल ऑफेंस क्या होते हैं कि गबन कर दिया बैंक से प्रॉपर्टी, कंपनसेशन। हाँ कुछ भी। कंपनसेशन। तो जब किसी भी पुलिस में, उस क्षेत्र की पुलिस में जब आपकी एफआईआर दर्ज होती है, तो सबसे पहले पुलिस जो है उस पर्सन को आपकी कहाँ लेके जाती है, ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में लेके जाती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर वो आपके, मान लो एक एक्स है, उसने कोई ऑफेंस किया है, और उस ऑफेंस की जो सजा है वो 3 साल से ज्यादा की है, ठीक है, तो ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, ये बोलेगा भाई ये मेरे पास केस नहीं चलेगा, इसको कहाँ ले जाओ, सेशन कोर्ट में ले जाओ। ठीक है, उसी कोर्ट में, जैसे देहरादून की बात करूं तो यहीं पर क्या होता है, सेशन कोर्ट आपका होता है। ठीक है, तो वहां पे वो केस चलते हैं जिनमें पनिशमेंट जो है 3 साल से ज्यादा की है, तो उसमें मर्डर भी आ सकते हैं। तो फिर वो केस कहाँ चलेगा, सेशन कोर्ट में चलेगा। अगर वहां वो केस हारेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा आपका, इसके ऊपर जो है एक आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, थोड़ा और जजेस की पावर बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा, आपका हाई कोर्ट। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, एट लास्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट आपका जाएगा। ठीक है, कई किताबों में ये सेशन कोर्ट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा गया है। ठीक है, क्योंकि उसी डिस्ट्रिक्ट में चल रही होती है। तो ये इस तरीके से हमारी क्या हिरार्की है। और ये सभी कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे आपके जो सबसे पहली कोर्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इनको वही फॉलो करना होता है, यानी कि बीएनएस और आपका बीएनएसएस। ठीक है, इसके सिवा ये और किसी लॉ को फॉलो नहीं कर सकते। और सबके लिए सेम, चाहे आप केरला के हो या नॉर्थ ईस्ट के हो, सबके लिए एक ही सजा है। जैसे कि अमेरिका है, वहां पे डेथ पेनल्टी किसी में है, किसी में नहीं है मर्डर के लिए, पर हमारे यहाँ सब जगह एक ही सजा है। तो इस तरीके से बताया गया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है कि जो हमारी क्या है, पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट की किसी भी तरीके से जो क्या है, आपकी जो इंटरफेरेंस है इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी सिस्टम, वो मना है, मतलब अलाउड नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से वो उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी कोर्ट का क्या हो, जज हो। अब इसमें भी बहुत ज्यादा आपकी कंट्रोवर्सी है कि भाई इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, जजेस का, प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट को ऐसा करने के लिए कौन कहता है, आपका पीएम प्लस कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा एक वो है, एक कह सकते हो शील्ड है, जिससे पीएम प्लस कैबिनेट का इन्फ्लुएंस नहीं चलता है। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो एक हमारी ये चीज हो गई फीचर के तौर पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है, वो आप लिख दो फंडामेंटल राइट्स। ये सबसे कमाल की चीज है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। अगर लिखो फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इसके आगे लिख दो 12 to 35। इसको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी हम इतना समझ लिया कि भाई ये हमारा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ये हम लोगों ने लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला फीचर जो है वो हमारा क्या है, डीपीएसपी। ठीक, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको लिख दो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सर ये, ये एट्थ नंबर है डीपीएसपी। हाँ, बिलियन फीचर्स, ओके। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपकी 36 से लेकर 51 तक आपका हो गया। ठीक है, फिर अगला लिखो, फिर मैं तीनों में वो समझाता हूँ। एक जो डिफरेंस है, 12 to 35 आपका हो गया, डीपीएसपी आपका हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और फिर आपका लिखो फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये आपका 51A में है। फिर अगला लिख दीजिएगा फंडामेंटल, फंडामेंटल ड्यूटीज
आपका 51A, 51A। ठीक। अब देखो इनमें तीनों में फर्क क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, एक तो जितने राइट्स हैं जो हम इंडियन सिटीजन है हमको तो मिलते ही मिलते हैं, पूरे के पूरे राइट्स मिलेंगे। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। ठीक है, कोई फॉरेनर अगर हमारे यहाँ आता है तो सारे फंडामेंटल राइट्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनको भी मिलते हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत कह सकते हो कि बड़ी बहुत बड़ी चीज है कि भाई कोई बाहर का फॉरेनर आ रहा हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीजें उनको मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। लाइफ आपका हो गया है ना, वो सब चीजें आपको इसमें मिलती हैं। लेकिन आ, कई ऐसे फंडामेंटल राइट्स, कह लो कि 90% फंडामेंटल राइट जो है वो डिफेंस फोर्सेस के लोगों को नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी ड्यूटी में ये लिखा हुआ है कि भाई सारे फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको ड्यूटी परफॉर्म करते समय, जैसे राइट ऑफ लाइफ है, अब आर्मी का जो ऑफिसर या सोल्जर्स हैं बॉर्डर पे थोड़ी बोल देंगे राइट ऑफ लाइफ मिले, भाई गोलियां चल रही हैं, वो आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आपको आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते, फिर से हम ले लेते हैं भाई इस बेचारे एक्स को लेते हैं, कॉमन मैन को। जब भी एक्स को ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते तो भाई वो किसके पास जाता है? ही गॉन इन द कैनोपी ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोर्ट्स में आपका जाता जाता है। है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये काम है कि उनको ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। लेकिन अब एक एक ट्रिकी चीज यहां पर क्या है, जो शायद आपने भी फेस किया होगा 2020 में, जब हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ही क्या कोविड था, कि भाई सब कोविड लोग घर के अंदर क्या कोविड आ रहेंगे, बंद रहेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में एक राइट तो ये है कि आप यू कैन गो एनीवेयर इन इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स में शुरू में कहा गया है कि योर फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, इज नॉट आपके क्या एब्सोल्यूट नहीं है। कंडीशन के बेसिस पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर बताना भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, जैसे आर्टिकल आपका 19 है। ठीक है, 19 में लिखा हुआ है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है। जो भी आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज या किसी भी से भी आप वो नहीं रखते हो, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन आपके जुलूस निकालने से या आपके धरना देने से या मीटिंग करने से अगर वहां पर क्या हो सकता है, दंगे भड़क सकते हैं या तो सिविल वॉर ऐसा हाँ टाइप कुछ भी हो कुछ। सकता है, तो फिर हाँ। आपको वो परफॉर्म करने से वहां का जो पुलिस होगा वो मना कर देगा कि नहीं भाई, आपके फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल है, आपकी इस हरकत से जो है वो यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ सकती है। और ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस फोर्सेस ने या डिफेंस फोर्सेस ने ये चीजें की हैं, जो करनी भी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसी की आड़ में ये भी होता है कि भाई आप यू कैन नॉट स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप उनकी पॉलिसी से खुश नहीं हो, आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो, लेकिन गवर्नमेंट ने सोच रखा है कि भाई प्रोटेस्ट तो करने नहीं देंगे, हम बोलेंगे कि तुम सीएसी क्या कर रहे हो, आप जो पब्लिक हार्मनी है बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वो चीज आपकी हो सकती है। तो एक चीज है। अब आते हैं हम लोग डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में। ये एफआर से क्यों अलग है कि ये डीपीएसपी और एफ जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये ऑप्शनल्स हैं। अब ऑप्शनल्स कैसे हैं? डीपीएसपी में जो बातें लिखी हुई हैं वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, वो स्टेट से, स्टेट मतलब 28 स्टेट्स और सेंटर, उनसे ये उम्मीद रखता है कि जो डीपीएसपी में बातें लिखी हुई हैं वो स्टेट इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। जो भी बातें लिखी है, अभी हम जब पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा सा सुनने में आएगा कि अरे अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब स्टेट आपको देता है? नहीं देता है, वो कोशिश करता है देने की। आपको अगर नहीं मिलता है तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, जबकि एफआर में आप कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई मुझे नहीं मिला। फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा इसमें आप अभी डिस्कनेक्ट होगा ना, हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर मैं आपको लिंक भेजूंगा। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर एक सिटीजन से, यानी कि एक्स से उम्मीद रखता है कि जो ये 11 ड्यूटीज हैं ये परफॉर्म करेगा। हम नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो एक नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन करता है कि आप ये ड्यूटीज परफॉर्म करोगे। वो 11 ड्यूटीज भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसके बीच में? फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डीपीएसपी और फंडामेंटल आपकी
गवर्नमेंट बना रही हो वो ये कोशिश करती है कि जो आपका डीपीएसपी में आपकी बातें लिखी हुई हैं उसको वो इम्प्लीमेंट कर दे, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज तो मुझे लगता नहीं कि शायद ही कोई आपकी जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आपकी क्या करता होगा, कोई आपका जो है फॉलो करता होगा, दो तीन फॉलो करते होंगे लेकिन सारी नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारी चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका लिखना, तो डीपीएसपी लिख दिया होगा, उसके बाद अगला हेडिंग डाल के फंडामेंटल ड्यूटीज आपने लिख दिया होगा। फिर अगला जो फीचर है हमारा वो है आपका सेकुलर स्टेट, जो हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था। आपका सेकुलर स्टेट यानी कि मोर देन 70 to 80% हिंदू मेजोरिटी होते हुए भी हमने जो है अपनी कंट्री को ऐसा नहीं डिक्लेयर कर रखा कि भाई इंडिया इज अ व्हाट, हिंद सनातन या हिंदू रिलीजन कंट्री। यस जबकि मैंने बताया था कि हमारे पड़ोसी मुल्कों ने साफ साफ बौद्धिज्म डिक्लेयर कर रखा है और इस्लाम डिक्लेयर कर रखा है कि उनका वो गवर्नमेंट या ऑफिशियल रिलीजन है। हमने सेकुलर माना है कि भाई जो भी हमारे यहाँ सब है वो इक्वालिटी को लेकर होगा, और कोई भी हम ये जो वर्ड है आपका हिंदुज्म, वो वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और उसी के बेसिस फिर हमारे यहाँ कई आर्टिकल जो है वो हमारे यहाँ लिखे हैं, वो जब मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके आर्टिकल तो उसमें और थोड़ा सा इलेबोरेट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगला जो हमारा फीचर है वो है आपका सिंगल सिटीजनशिप का, ठीक है। सिंगल, आपका सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक। तो वो चीज है। उसके बाद जैसे अमेरिका मैंने बताया था कि वहां पे ड्यूअल है, हमारे यहाँ सिंगल ही रखी गई है। उसके बाद हमारे यहाँ जो दे रखा है वो है आपका यूनिवर्सल, एडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, शॉर्ट में है, इसको लिख दो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इसमें हमारे वोटिंग एज क्या है? 18 सर। 18। और ये एज जो मैं लिख रहा हूं उसको मुझे बताना कि किसकी मिनिमम एज है। एक तो 18 हो गया, फिर आपकी 21, फिर आपकी 25, फिर आपकी 30, और फिर आपकी 35। ये किसी की मिनिमम एज है, तो मुझे एक एक करके बताना है किसकी मिनिमम एज हो सकती है। 18 तो आपकी होगी वोटिंग एज। वोटिंग की। 21, सर मैरिज की सर। हाँ, तो मैरिज की 18 भी है और 21 बॉयज की हो गई। 21 कुछ और भी, गर्ल्स की 18। 21 अच्छा है अच्छा। आपकी टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत, ठीक है। ओके सर। और 25 टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ व्हाट, स्टेट असेंबली, जिसको आप लोग हिंदी में क्या ओके। बोलते हो, विधानसभा बोलते हो, ठीक है। यस और सर। 30 हमारी मिनिमम एज किसकी है टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ आपके क्या, राज्यसभा, ठीक है। और आपकी क्या, स्टेट काउंसिल, ठीक। और ओके ऐसे ही आपकी ऊपर 25 किसकी और एज है आपकी, लोकसभा की, ठीक है। टू कॉन्टेस्ट द ओके। इलेक्शन ऑफ लोकसभा, टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली 25, 30 दो लोगों की आपकी हो गई, ठीक है। 35 किसकी मिनिमम एज है, कोई गेस कर सकते हो तो। प्राइम मिनिस्टर। ना, 35 जो है वो हमारी है तीन लोगों की, ध्यान रखना, इसको लिख दो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और आपका गवर्नर, ठीक है, आपका गवर्नर। तो एक ये भी आप लोग के जो सीडीएस और एसी के एग्जाम है उसमें आप लोग ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहां अगर आप देखो तो ये सारी की सारी जो है वो हमारी क्या है, मिनिमम एज है। इनमें से कोई भी जो है अगर आप देखो मैक्सिमम कहीं भी नहीं लिखी है, यानी कि वोटिंग की मैक्सिमम एज नहीं होती है। और कोई भी आपके जो इलेक्शंस होते हैं उनमें फाइट करने की मैक्सिमम एज नहीं होती है। यू शुड बी फिट, मेंटली एंड फिजिकली फिट होने चाहिए, मतलब कामकाज करने के लिए, ये नहीं कि भगाएंगे वो आपको। तो साउंड आप, माइंड। हाँ, साउंड माइंड, वही मेंटली हो गया, मतलब कि आप मेंटली और फिजिकली फिट है, यानी कि साउंड माइंडेड है, बैंकरप्ट नहीं है, दिवालिया पागल ये सब कुछ नहीं है। तो भाई आप मैक्सिमम कितनी भी एज तक इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक। अब यहां से दूसरी चीज कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज क्या हो सकती है इनमें से, जो यहां पर लिखी हुई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 30। 30, 30 तो सर। हाँ नहीं, तो हमारे क्या लिखा हुआ है कि द पर्सन हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में आपका तीन चीजें होती है, तो वो क्वेश्चन को छोड़ दो।
यानी कि वो पर्सन लोकसभा का मेंबर हो या वो पर्सन आपका राज्यसभा का मेंबर है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें समझ में आता है कि आपका एक 25 साल का कह सकते हो यंग बॉय या यंग लड़का भी जो है वो आपका प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि मिनिमम एज जो है लोकसभा की आपकी क्या है, 25 साल है। 25। हाँ, ओके। लेकिन आज तक तो भाई ये नौबत नहीं आई है कि कोई 25 साल का या 26 साल का पर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना। अब यहीं से क्वेश्चन, और वो आपको तैयार भी करना है, वो है आपका क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसको तैयार कर लेना, ये एग्जाम में मैंने देखा है सीडीएस और एसी में बहुत आता है। लिस्ट ऑफ पीएम, ठीक है, लिस्ट ऑफ पीएम। फर्स्ट से लेके अभी तक प्रेजेंट के। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा ओके। याद करना पड़ेगा। देखो, अगर आप 1946 से लेकर 1962 तक चलो, ठीक है, तो बहुत आसान है, क्योंकि इस पूरे टेन्योर पे हमारे जेएल नेहरू साहब जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। फिर हमारे 62 से लेकर 64 तक जो थे, सॉरी 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 64 तक थे, सॉरी 64, ये गड़बड़ हो गया। फिर 64 से लेकर आपका 66 जो थे वो हमारे 2 साल के लिए जो है वो क्या कहते हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने, ठीक है। फिर 66 से लेकर 77 तक जो है वो इंदिरा गांधी पीएम बनी। इसके बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है, वो थोड़ा याद करना मुश्किल होता है। और खास तौर पे आपका 1990 से लेकर आपका कह सकते हो कि मोटा मोटा 2002 तक फिर से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन और बहुत देखने को मिलता है। तो ये वाला टेन्योर एक बार याद कर लो तो सारे पीएम की लिस्ट तैयार हो जाती है, ठीक है। अब इसी में आपको जब इसकी लिस्ट तैयार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे यंगेस्ट पीएम जो अब तक रहे हैं भारत के वो कौन से रहे हैं। कोई गेस कर सकते हो यंगेस्ट पीएम जो रहे हैं अभी तक भारत के? सर राजीव गांधी। राजीव गांधी है ना। अब तक तो यंगेस्ट वही है, अब देखते हैं भाई बाकी का क्या होता है, ठीक है। और मोदी साहब के नाम पे क्या एक रिकॉर्ड बन गया है? सर लॉन्गेस्ट का सर। हाँ, जो लगातार जो है ये आपके 10 ईयर सर, लाइक हाँ लॉन्गेस्ट। टेन्योर पे है ना, ये बन गए, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर अगला जो फीचर है हमारा है, सिंगल सिटीजन भी हो गया। अगला लिख लो इंडिपेंडेंट बॉडीज आपकी। अब समझाता हूं क्या चीज है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आपकी बॉडीज, ठीक है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो दो तरीके की बॉडीज हैं। एक है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, एक जो है वो हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और एक हमारी जो है वो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, इनका किसी ना किसी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, बकायदा बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है, इसका किसी आर्टिकल में जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। रही बात पावर की, तो एज सर वेल एक बार सर रिपीट करना सर, क्या डिफरेंस है? द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, ठीक है, इन द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लिख दो। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसका किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, इट इज नॉट मेंशन इन एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो भी उसको पावर है, बट उसको बनाया किसने है, पार्लियामेंट के एक्ट ने बनाया है, ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट। मेरी आवाज आज थोड़ी लो आ रही है क्या? नहीं नहीं सर, परफेक्ट है सर। अच्छा, मुझे लगा मैंने स्पीकर नीचे रखा था ना, शायद। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका एग्जाम्पल तो भाई यूपीएससी हो गया, क्योंकि वो सुनते रहते तो याद रहेगा। या आजकल जो बड़ा चल रहा है भाई एसआईआर चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका हो गया, ठीक है। तो इनका जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 324 में आपका आता है, ठीक है। यूपीएससी जो है वो 315 से आपका शुरू होता है आर्टिकल में। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इनका एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, जैसे कि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है, तो इसको वही पावर्स है
लगभग लगभग जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को होती है, लेकिन एट लास्ट थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की पावर्स जो होती है थोड़ी ज्यादा ही आपकी होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनको फुल फ्रीडम दी गई है कि इन पर किसी भी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है उसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो। फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी बुकिश लैंग्वेज है। एक्चुअल में इन्फ्लुएंस होता है नहीं होता है वो एक देखने वाली चीज है, लेकिन ये कहा गया कि भाई गवर्नमेंट जो है इनके काम काज में, इनके वर्क में, इनकी जो जुरिडिक्शन होती है उसमें कोई भी दखल इंटरफेरेंस नहीं करेगी, नहीं। बस, है ना, वो कर रखा है, ओके। ठीक है। अब वो एक अलग चीज है भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर अगला लिखो, आपका जो अगला फीचर है, ये भी बड़ा अच्छा फीचर हमारे यहाँ, आपका पंचायती राज सिस्टम, या ऐसे लिख लो इसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अंदर जो है दो चीजें हमारे यहाँ बनाई गई हैं। पहला आपका हो गया पंचायती राज, और दूसरा आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, या ऐसे लिख लो लोकल अर्बन बॉडी। लोकल अर्बन आपका बॉडीज, ठीक है। लोकल अर्बन लोकल अर्बन बॉडीज। अब लोकल अर्बन बॉडीज मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे हमारे क्या होता है, जैसे देहरादून है या लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ पे क्या होता है कि इतने बड़े शहरों को संभालने के लिए आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। इससे अगर छोटे शहर है तो म्युनिसिपैलिटी आपका होता है, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन भी ये चीजें आपकी ऊपर नीचे होती रहती हैं, और पंचायती राज खैर पूरे हमारे यहाँ उसमें ही है। सारे के सारे जो हमारे मोर देन 650 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हर में क्या है, पंचायती राज है आपका, ठीक है। तो ये है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि काफी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पंचायतों को दे रखे हैं या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को दे रखे हैं कि भाई अपने हिसाब से क्या बनाओ, हम आपको फंड दे देंगे, अपने हिसाब से वहां पे उसको मैनेज करो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा प्रोविजन है। और इनके फिर इलेक्शंस भी जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ठीक। उसके बाद अगला जो फीचर है वो हमारे हैं इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। अगला लिख दो इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन। और हमारे यहाँ तीन तरीके की इमरजेंसी है। सबसे पहला लिख लो नेशनल इमरजेंसी, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, 352। स्टेट इमरजेंसी 356, ठीक है, पहला हो गया नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद आपका स्टेट इमरजेंसी, है ना, आर्टिकल लिख देना, मैच ऑफ फॉलोइंग में आता है, 356। और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक हमारे यहाँ लगी नहीं है, और ना लगे तो अच्छी बात है, आपका 360, ठीक है। ये आपका 356 और ये आपका 352, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ जो है वो तीन इमरजेंसी जो है वो लगी हुई है। अब इनके सर नेशनल, सर नेशनल है 350। 352, 352। हाँ, नेशनल इमरजेंसी हो गया 352, स्टेट 356। 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका हो गया थ्री 360, सिक्सटी ठीक है। ओके सर। 360 हो गया। अब इसके भी रीजन है, उसको भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक। क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत ये है ना कि ये एक बार में अगर मैं बिल्कुल डिटो लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा ना, समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे हम लोग इसमें और इन डेप्थ में जाना शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक। फिर अगली चीज जो एग्जाम में आती है वो है आपके शेड्यूल्स, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारे जो टोटल पार्ट हैं, अगर यहाँ देखो आप, ये वाला लाइन कहाँ गई, ये टोटल पार्ट जो है 25 पार्ट्स आपके हो गए, ठीक है। और 395 आपके क्या हो गए, आर्टिकल्स आपके हो गए, ठीक है। उस समय के हिसाब से अभी तो बढ़ गए हैं। और आपके जो शेड्यूल हो गए, 12 शेड्यूल हो गए। तो हेडिंग डाल देना 12 शेड्यूल, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं पहले करा रहा हूं। हेडिंग डाल देना 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल्स, ठीक है। ओके सर। अब इसको मैं एक इसकी ट्रिक बताऊंगा कि हमेशा आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो शेड्यूल, ठीक है। इधर की ओर लिख दो शेड्यूल्स, और राइट हैंड साइड पे जो है उसका सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट आपका मैटर, ठीक है। क्योंकि जीएस में ना कई चीजें हम लोग को ट्रिकी, मतलब ट्रिक थोड़ा उसको शॉर्ट फॉर्म फनी सा बनाना पड़ता है, वरना याद नहीं होता। चलो सबसे पहला लिखो फर्स्ट शेड्यूल, यहाँ आप लिख दो फर्स्ट। इसको हम लोग जो पढ़ते हैं फर्स्ट शेड्यूल पढ़ते हैं। और राइट हैंड साइड पे इसका कंटेंट लिखो, नेम ऑफ अ स्टेट एंड यूटी,
नेम ऑफ अ स्टेट प्लस आपकी जो हमारी यूटी है उनके बारे में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में कितने स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल क्या है, उनका टोटल एरिया क्या है, किस किस स्टेटों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और ऐसे यूटी के बारे में। अगर इसको कॉमन लैंग्वेज में समझना है तो जैसे आपका जो भी घर है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जब कभी जाओ तो वहां पे लिखा होता है बकायदा, क्या कहते हैं, कचहरी में, कि आपकी प्रॉपर्टी के राइट हैंड साइड में कौन है, लेफ्ट में कौन है, पीछे कौन है। तो पूरा ब्यौरा लिखा होता है, कितना टोटल एरिया है, किसके नाम पर है। तो फर्स्ट शेड्यूल में भी हमारी कंट्री के जो जो हमारे पार्ट्स हैं उनका बहुत डिटेल में जाके पूरा मेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में आपका स्टेट का नाम और यूटी का जो है डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पर मिलता है। एक चीज ये होगी। सेकंड लिखो, सेकंड शेड्यूल आपका, सेकंड शेड्यूल में लिखना आपकी जो क्या मिलते हैं आपके, कह सकते हो, इसको ऐसे थोड़ा शॉर्ट में बना के लिखता हूँ। चलो पहले एक ऑफिशियल लिखो फिर समझाता हूँ। सेकंड शेड्यूल में लिखना प्रोविजंस रिलेटिंग टू, प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजंस, प्रोविजंस रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेज मिलती है, प्रिविलेजेस, ठीक है, प्रिविलेजेस एंड सैलरी, एंड सैलरी, ठीक है, जो आपकी सैलरी होती है, प्रिविलेजेस एंड सैलरी टू, किसको, ये सब चीजें किसको मिल रही है, लिख दो। आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, 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 प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अभी समझा रहा हूं क्या है, पहले लिख दो, अलग अलग बना के लिखना, ठीक है। पहले लिखो प्रेसिडेंट, उसके बाद गवर्नर, उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस। बता रहा हूं ये क्या चीज है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और उसके बाद कैग, सीएजी, उसको हम लोग कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर, इसको हम लोग बोलते हैं COMP, कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लिख दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गए ऑफ द हाउस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड कैग, CAG, कैग। हाँ, हो गया। यस सर, लिख लिए। ठीक, अब देखो इसमें जो इसके पहले हमने पढ़ा था कि आपका जो लोकसभा होता है, ठीक है, उसमें जो यहाँ पर स्पीकर बैठता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। और जब स्पीकर नहीं होता अपनी सीट पर तो उसकी जगह जो है यहाँ पर कौन बैठता है, डिप्टी स्पीकर, तो वो क्या बन जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब इन दोनों का काम क्या होता है कि जो सारा मैनेजमेंट है हाउस का, कि कौन सा बिल आएगा, डिस्कशन कैसे होगा, कौन बोलने का मौका मिलेगा, वो ये करता है। तो हम लोग कभी भी पढ़ो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की। ऐसे ही आपका कौन सा हाउस, राज्यसभा हाउस, तो उसका जो आपका होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो क्या होता है, वहां का चेयरमैन होता है। अगर वो नहीं है तो उसकी जगह क्या होता है, आपका डिप्टी चेयरमैन आपका होता है। ठीक है, तो इनको भी क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। तो कभी भी एग्जाम में आए कि भाई हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द क्या कहते हैं, लोकसभा, तो ये आपको टिक करके आना है। ठीक है, तो शेड्यूल 2 में जो है, जो भी ओवरऑल इनको फैसिलिटीज मिलती हैं, जो इनको जैसे होता है HRA, TA, DA, सैलरी हो गया, और भी बहुत सारी आपकी इनको जो है प्रिविलेजेस मिलती हैं आपको, अलाउंसेज एंड हाँ, ऑल। बहुत सारी चीजें। तो वो सारा जो मेंशन है वो आपका किसके अंदर है, शेड्यूल 2 के अंदर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसी जजेस को जो मिल रही हैं, कैग को जो मिल रही है, ठीक, तो ये आपकी शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। ठीक, बस ये आपको याद रखना है। अब बताओ शेड्यूल 3 में,
आपका शेड्यूल 3, उसके आगे सिर्फ एक वर्ड में लिख दो ओथ, आपके ओथ्स। ठीक है, किसकी ओथ? अगर हम बात करें जितने भी आपके, प्राइम मिनिस्टर, हाँ जो भी मतलब आपके, सर सारे गवर्नमेंट। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ओथ लेते हैं, उसकी पूरी जो लैंग्वेज है वो शेड्यूल 3 में आपकी लिखी है। क्लियर है यहाँ तक? जजेस हो गए, है ना, सबकी यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? कि थोड़ा सा एक फनी वे है कि भाई दूसरी बार सैलरी मिली और हम तीसरी कसम पिक्चर देखने गए। एक याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, एक तीसरी कसम जो पिक्चर हुआ करती थी, वैसे याद हो जाए तो अच्छी बात है कि भाई सेकंड में क्या है आपकी सारे के सारे अलाउंसेस और वो सब हैं, और थर्ड में क्या हो गई आपकी ओथ हो गई। इन केस अगर ना याद हो तो भाई दूसरी बार सैलरी मिली और तीसरी बार तीसरी कसम पिक्चर देखने गए, ऐसे याद करने के लिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो इसका बंच बना के याद करोगे तो आसान होगा कि एक में जो है और दो और तीन, ये एक साथ बंच में याद कर लिया। ठीक है, अब आते हैं 4 में, यानी कि 4 शेड्यूल में। फोर्थ में लिख दो एलोकेशन ऑफ सीट्स। इसको पूरा लिखो जैसे मैं बोल रहा हूं, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू दी स्टेट्स एंड यूटी। ठीक है, 4 शेड्यूल में है एलोकेशन, फोर्थ में आपका है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा टू दी स्टेट, टू दी स्टेट एंड यूटी, टू दी स्टेट एंड यूटी। अब इसको समझ लेते हैं किस तरीके से है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उत्तराखंड की बात करूं, पहले हम बात करते हैं राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी है, थोड़ा समझ में आएगा। राज्यसभा में जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी हैं कितनी? 250 आपकी सीट्स हैं। ठीक है, इस 250 में से आपके 238 अलग कर लो और 12 अलग कर लो। ठीक है, क्यों अलग कर लो? क्योंकि ये जो 12 राज्यसभा के मेंबर हैं दे आर व्हाट? इलेक्टेड। ना ना, सर नॉमिनेट। नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड बाय सर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, बिलोंग्स टू साइंस फील्ड, सोशल साइंस या वगैरह है ना उस। लिटरेचर एंड। हाँ, और 238 जो है ये आपके किसको अलॉट कर दिए गए हैं? 28 स्टेट्स को अलॉट कर दिए गए हैं, प्लस आपकी यूटी को। ठीक है, तो हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो हमारे उत्तराखंड में जो एमएलए हैं वो आपके 70 हैं, और यहां उत्तराखंड से 3 लोग जो हैं आपके कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 लोग उत्तराखंड से राज्यसभा में जाएंगे, ये किस शेड्यूल में लिखा हुआ है? शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे ही जितना मुझे याद आ रहा है यूपी से शायद 40 या 42, मुझे अभी एक बार देख लेना, 40 या 42 लोग जो हैं वो कहाँ जाते हैं? आपके राज्यसभा में जाते हैं। अब वही क्वेश्चन आते हैं वापस में कि भाई राज्यसभा के लोग तो हम तो, ये 3 लोग हम तो करेंगे नहीं, ये जो बेचारा एक्स है आम आदमी ये तो करेगा नहीं, तो 3 करते कौन है? तो ये 70 लोग करते हैं। ये 70 लोग जो हैं इन 3 लोगों को इलेक्ट करके कहाँ भेजेंगे? राज्यसभा में। अब ये 3 लोग कौन हो सकते हैं? ये इंडिया में कहीं से भी हो सकते हैं, ये 70 किसी को भी कर सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर से भी कर सकते हैं और उत्तराखंड के बाहर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर सिर्फ उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इस एक्स ने इन 70 को क्या किया? इलेक्ट किया। जब हमारे यहाँ कौन से इलेक्शन हुए? विधानसभा के या स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए, और फिर इन 70 लोगों ने इन 3 लोगों को इलेक्ट करके कहाँ भेजा? राज्यसभा में भेजा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये यस सर, यस। ये हर स्टेट में आपका चलता है। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से राज्यसभा को ना बैकडोर भी बोलते हैं कि भाई लोकसभा का इलेक्शन हार गए तो बैकडोर से कहां पहुंच गए? पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए। ठीक, अच्छा, ये फोर्थ ओके फिर सर। अपने आप में एक अलग ही हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग आपका फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में, क्योंकि दोनों थोड़ा सिमिलरिटी है। फिफ्थ में लिख देना आगे आपका प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविजंस, इसको लिखो, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, relating to the administration and control of and control of and control of scheduled area and scheduled tribe, scheduled area and scheduled tribe and scheduled tribes in India। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, इसको अंडरलाइन कर देना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, इन इंडिया।
ठीक है। ओके सर। अब इसको हम ज्यादा दूर नहीं जाते, जैसे कि हम अभी इधर देहरादून की बात करें। आपने देहरादून में इधर विकास नगर की तरफ आप जाओ तो ऊपर चक्राता सुना होगा आपने, जौनसार का एरिया, चक्राता का एरिया सुना हाँ होगा। सर, हिली एरिया है सर। हाँ, तो वो पूरा जो है वहां पे ट्राइबल एरिया आता है। ठीक है। तो अंडर द शेड्यूल 5 वहां पर, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे इंडिया में मेन तौर पे 4 कास्टें हैं। भाई ब्राह्मण हो गए आपके, ये राजपूत हो गए आपके, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। ठीक है। तो हम जानते हैं कि अंडर द आर्टिकल 16 जो है, अभी हम पढ़ेंगे कि भाई SC और ST और OBC को क्या मिलता है, आपका रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन जो ये लोग हैं इस एरिया में, जौनसार के एरिया में, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वैश्य यानी कि ये बनिया हो या शूद्र हो, इन सबको जो है वहां का शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मिलता है, क्योंकि वो ऐसे एरिया में रहते हैं, पिछड़े एरिया में रहते हैं, जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन सदियों से आपकी रहती आ रही। ठीक है। तो ये सब चीजें कहां पर मेंशन है, आपके शेड्यूल 5 में मेंशन। ठीक है। तो ये चीज और ऐसा हर स्टेट में आपको मिलेगा। ठीक। अब आते हैं शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 में लिख लो, शॉर्ट में करके लिखना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए मैं इनको एक साथ रखता हूं 5 और 6 को। इसमें लिखना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आप सोचिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन 4 स्टेटों को, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं 7 सिस्टर्स, इनको और ज्यादा प्रिविलेज दे दी कि भाई इनके तो और ज्यादा आप, जो उनके सिविल मैटर्स होते हैं, जो उनकी फैमिली का स्ट्रक्चर है, उस पर आप दखल नहीं देंगे, क्योंकि उनका हजारों सालों पुराना उनका एक कल्चर चल रहा है, एक ट्रेडिशन चल रहा है। उसमें आप अपने जो सिविल लॉज है, क्रिमिनल लॉ नहीं, सिविल लॉज इंप्लीमेंट करने की, या जो अपनी पंचायती राज सिस्टम है या जो भी और चीजें हैं वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन यही आता है कि शेड्यूल 6 में 7 सिस्टर के कौन से स्टेट नहीं आते हैं, तो ये आपको मगअप करना पड़ेगा, आसाम, मेघा, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है। इस तरीके से ये 4 आपके नॉर्थ स्टेट्स के स्टेट आ गए जहां पर स्पेशल प्रोविजन दे रखा है। ठीक। चलिए अब आते हैं 7 में, शेड्यूल 7। ठीक है। ये लिख लो, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट। इसको भी करना पड़ेगा मटेरियल में थोड़ा सा, इसको लिख लो अभी, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पे असल में हम सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ते हैं, पर मैं बता दे रहा हूँ, 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसमें लॉ बनाने की पावर दी गई है। ठीक है। हाँ सर, सर सेंटर यूनियन में सॉरी, वैसे करके सर। ये ऐसे है ना, सर सेंटर, सर एक आप सेंटर यूनियन ने बनाया कि स्टेट स्टेट लिस्ट में कंकरेंट में दोनों बना दोनों सकते हैं। बनाएंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा और घुमा के पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में से भी लॉ बना सकती है। वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है। नॉर्मल कंडीशन में तो अपने यूनियन लिस्ट में से बनाएगी। ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है कि भाई स्टेट कभी सेटिस्फाइड नहीं होते कि हमको ये पावर नहीं दी, हमको ये पावर नहीं दी, हमको इक्वालिटी नहीं दी। तो ऐसे ही याद करने के लिए कि 7 को कभी आप 2 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, हम हमेशा कभी एग्जैक्ट हाफ डिवाइड नहीं होगा। ऐसे बेचारे स्टेट भी कहते हैं भाई हमको तो मिला ही नहीं कुछ, बराबरी का हिस्सा मिला नहीं है, याद करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ओके शेड्यूल सर। 8 लिख लो भाई, जिसके पीछे बड़ा झगड़ा होता रहता है, लैंग्वेजेस। साउथ वालों को पसंद ही नहीं लैंग्वेज हमारी। ठीक है। हिंदी जो है, शेड्यूल 8 में लिख लो लैंग्वेजेस, इसको भी करेंगे, इसके आगे लिख दो 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद आपका शेड्यूल 9। ठीक है। शेड्यूल 9 में आपका लिख लो इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। शेड्यूल 9 में लिख दो इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। और ऑब्लिक करके लिखो, ये ऑफिशियल वैसे वर्ड नहीं है लेकिन कई बुक्स में लिखा हुआ है, गार्बेज बॉक्स।
इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, और आगे लिख दो गार्बेज बॉक्स। इसका मीन्स क्या है कि हमारे यहाँ प्रोविजन ये है कि भाई हमारे यहाँ जो लॉ है वो कौन बनाता है, हमारी पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा लॉ जो कि इस बेचारे एक्स का, इस एक्स के फंडामेंटल राइट्स को इम्ब्रीच करे, तो हमारी जो जुडिशरी होती है यानी कि आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड कर देती है कि भाई तुम ऐसा लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकते जो किसी फंडामेंटल राइट्स को इम्ब्रीच कर रही है, ठीक है। तो हुआ ये कि 1951 में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, वो एक बिल लेकर आए कि जितने भी आपके उस समय के जमींदार थे, उनके पास ढेर सारी क्या थी, लैंडलॉर्ड्स के पास जमीन थी, हजारों एकड़ जमीन थी। तो पार्लियामेंट ने बोला कि भाई ये जमीन हम आपसे लेकर जो आपके लैंडलेस फार्मर्स हैं उनमें बांट देंगे। तो उस समय जो है 51 में जो है राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। तो पार्लियामेंट को ये डर लगा कि कहीं ये लोग जो जमींदार लोग हैं या लैंडलॉर्ड हैं, ये कहीं सुप्रीम कोर्ट ना चले जाए। ये कहते हो कि भाई ये तो हमारा फंडा लैंड जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स है और हमको ये चाहिए। तो उन्होंने ये प्रोविजन बना दिया कि जो कुछ हम पार्लियामेंट में पास करें और उस पर अगर हम शेड्यूल 9 लिख दें, तो उसको जुडिशरी जो है उसको रिव्यू नहीं कर सकती, उसको देख नहीं सकती। लेकिन ये बात के डिसीजन में कैंसिल कर दिया गया, लेकिन याद करने के लिए अभी जरूरी है, ठीक है। शेड्यूल 9 आपका इम्यूनिटी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू आपका होगा, ठीक। फिर आपका अगला 10th लिख दो। ये सबसे आसान है, ये बेचारे हमारे राजीव गांधी साहब जो है लेकर आए थे। क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून। दल बदल, इसका भी लोगों ने तोड़ निकाल लिया भाई, पॉलिटिशियंस ने। एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। दल बदल कानून आपका हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें ही बहुत है। इसके आगे लिख देना 52nd अमेंडमेंट 1985। एग्जाम बहुत बार आया है ये। 52nd अमेंडमेंट 1985, ठीक है। और उसके बाद बचे आपके 11th और 12th, ये भी पेयर में याद करोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। 11th में लिख देना आपका पंचायती राज, ठीक है। 11th में आपका शेड्यूल में क्या रखा हुआ है आपका, पंचायती राज। और 12th में जो है आपका है वो म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तो समझ में आ गया, यस सर, यस सर। ठीक है। ठीक। तो फिर हम लोग कल से जो है आर्टिकल 1 से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। कल वैसे आज भी मैंने काफी छाटा था पेपर सेकंड के लिए, तो मैं कुछ आर्टिकल्स होगा तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, उसको एक बार पढ़ लेना। फिर कल हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 को लेके कि किस तरीके से वो आर्टिकल जो है वो आपके पेपर 2 में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बेटा? ओके सर। ठीक है। ओके सर। चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग। एंड सर बुक का सर, मैं भेजता हूँ बुक उसको। का